हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एनटीए नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए उपन्यास लेकर आई हूँ झूठा सच, जिसके लेखक है यशपाल, और ये आपके सिलेबस में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बताऊंगी फ्रेंड्स, और इसके बारे में बताऊंगी कि ये किस टाइप का उपन्यास है, और इसके करेक्टर के बारे में, और इसके थोड़े से आलोचक के बारे में बताऊंगी जो जिन्होंने इसके बारे में कुछ कहा है, आलोचना की है इसकी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये उपन्यास जो है वो दो भागों में है। पहला भाग जो है इसका वतन और देश के नाम से है, जो 1958 ईस्वी में विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ। और जो दूसरा भाग है उसका नाम देश का भविष्य है, जिसका प्रकाशन जो है वो 1960 ईस्वी में हुआ। पहले भाग में लाहौर के भोला पांडे की गली के परिवारों के बहाने जन सामान्य के जीवन का चित्रण करते हुए देश के विभाजन एवं उससे उत्पन्न भीषण सांप्रदायिक दंगे आदि का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश छोड़कर दूसरे में पलायन की व्यवस्था तक का चित्रण किया गया है। दूसरे भाग में देश के निर्माण में होने वाली चूकों, नेताओं का भ्रष्टाचार, क्रांतिशील चेतना के भटकाव, स्वार्थ लिप्सा में फंसा मध्य वर्ग और सब के बावजूद जनता के निर्णायक विजयिनी शक्ति का सांकेतिक चित्रण विस्तृत फलक पर किया है। झूठा सच के जो झूठा सच के जो पात्र है फ्रेंड्स, वो जयदेव पुरी, उसकी बहन तारा और जयदेव पुरी की पत्नी कनक। तारा और जयदेव पुरी जो है उनका एक परिवार है। इन दोनों परिवारों की कहानियों के माध्यम से उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और अत्यधिक विस्तार ले लेती है। इस उपन्यास की जो कहानी है वो सन 1947 में भारत की आज़ादी के समय मचे भयंकर दंगे की पृष्ठभूमि के रूप में बुनी गई है। जब फ्रेंड्स 1947 में दंगे हुए थे, भारत विभाजन हुआ था, तब के इसकी पृष्ठभूमि है। और ब्रिटिश उपनिवेशिकता, उसकी फूट डालो और राज करो की नीति तथा मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र का सिद्धांत से मिलकर 72 भारतीय समाज में स्वतः मौजूद छुआछूत की निम्न भावना एवं सांप्रदायिकता की दबी चेतना ऐसी उभरी कि पूरा भारतवर्ष ऐसी ज्वाला से धधक उठा जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल पाता है। मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाएगी। लगभग एक दशक 1946 से 56 तक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। तात्कालिक ही सही, पर बहसी भावनाओं की गिरफ्त में आगे हिंसक पशु बने मनुष्य द्वारा सांप्रदायिक दंगों में हजारों हजार व्यक्ति मौत के घाट उतार डाले गए। ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जब 1947 में देश विभाजन हुआ था तो बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे और लोगों ने एक दूसरे को बहुत मारा था, मतलब कत्ल कर दिया था। लाखों विस्थापित हो गए, स्त्री और बच्चों के साथ अमानुषिक अत्याचार किए गए। पूरे देश की एक विशाल जनसंख्या को अपना देश या वतन छोड़कर भारत या पाकिस्तान में नए सिरे से बसना पड़ा। झूठा सच के प्रथम भाग वतन और देश में इन स्थितियों का अत्यंत मार्मिक एवं विस्तृत चित्रण किया गया है। इस भाग के अंत में शरणार्थियों को लेकर आने वाली एक बस का ड्राइवर कहता है, रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें दो कर दिया। झूठा सच के दूसरे खंड में देश का भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ तथा प्रभावपूर्ण अंकन किया गया। जयदेवपुरी और सूद प्रतिगामी शक्तियों के प्रतिनिधि रूप में भ्रष्ट राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करता है, और तारा जैसी क्रांतिकारी चेतना से युक्त विकास की राह पर चलने वाली स्त्री भी सुख समृद्धि एवं प्रभाव की लिप्सा में पड़कर विडंबना का दुखद उदाहरण प्रस्तुत करती है। कर्म कर्म की रट लगाने वाले प्रधानमंत्री स्वयं केवल भाषण का सहारा लेते और फिजूल खर्ची का भीषण उदाहरण प्रस्तुत करते दिखते हैं। कुल मिलाकर विस्तृत चित्रफलक पर यशपाल दिखलाते हैं
कि देश का भविष्य अंततः देश की सामान्य जनता के ही हाथ में है, जो समग्र स्थितियों का अवलोकन कर सही वस्तु स्थिति को पहचान सके। इसीलिए यशपाल विभिन्न स्थितियों का चित्र उकेरते हैं, किसी पात्र का एक रेखिक या आदर्शवादी चित्रण नहीं करते, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में ऐसा हो पाना काम्य तो है, परंतु बहुधा संभव नहीं हो पाता। इस उपन्यास में देश की दुर्व्यवस्था के लिए जनता की अंदरूनी कमजोरियों एवं निर्जीवता को भी काफ़ी उत्तरदायी दिखलाया गया है, परंतु उपन्यास के अंत में जाकर जो है ये प्रमाणित होता है कि चित्रण वस्तुतः वस्तु स्थिति की सही पहचान करवाने के उद्देश्य से ही किया गया है। उपन्यास के अंत में कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी परंतु प्रबल तब प्रभावित जो नेता है सूद चुनाव हार जाता है, और इस परिणाम पर डॉक्टर नाथ गंभीर होकर, ये भी फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, ये जो इनके नेता हैं सूद और डॉक्टर नाथ गंभीर होकर टिप्पणी करता है, इनके करेक्टर है। गिल, अब तो विश्वास करोगे, जनता का निर्जीव नहीं है, जनता सदा मुख भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेता और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं, देश की जनता के ही हाथ में है। झूठा सच भारत विभाजन 1947 की पृष्ठभूमि पर केंद्रित 72 एवं बहुआयामी फलक पर वाला उपन्यास है। इसमें विभाजन के पहले से लेकर विभाजन के बाद तक के समय का बारीक चित्रांकन किया गया है। जयदेवपुरी और उसकी बहन जो तारा है केंद्र में रखने के बावजूद यह उपन्यास नायक नायिका प्रधान नहीं है। इस रूप में भी उपन्यास पूर्व निर्मित बने बनाए औपन्यासिक ढांचे को अतिक्रमित करता है। यह उपन्यास वस्तुतः विभिन्न धर्मों एवं वर्गों में बटे 72 जन समाज के उत्थान पतन की सुविस्तृण गाथा है, जिसका चित्रण विभाजन को केंद्र में रखते हुए किया गया है। विभाजन से पहले लोगों के मन में उत्पन्न होने वाले विघटनवादी भाव तथा विभाजन के बाद देश अथवा शासन के संगठन के लिए आवश्यक समर्पण एवं सूझबूझ में होने वाली कमी, दोनों पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए यशपाल ने इस उपन्यास का ताना बाना बुना है। सांप्रदायिक चेतना किस प्रकार मानवीय नीति को दूर तक प्रभावित करती है तथा परिस्थितियों की विकट मार जन सामान्य में निहित क्रांतिकारी चेतना को भी किस प्रकार कुंठित करते हुए स्वार्थ लिप्सा की ओर मोड़ सकती है, इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण यशपाल ने इस उपन्यास में किया है। भारत का मध्यम वर्ग क्रांतिकारी चेतना से युक्त होकर पूंजीपति वर्ग के पाखंड की आलोचना करते हुए भी किस प्रकार स्वयं वैसा ही जीवन जीने की ट्रेजेडी की ओर बढ़ते जाता है, इसका औपन्यासिक रचाव देखने के योग्य है। उपन्यास का जो रचनात्मक गठन है इतना कुशल है कि इस महाकाव्य उपन्यास की महाकाव्यात्मकता इस रहस्य में अंतर्निहित मानी गई है। इसकी कथा संगठन में यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि झूठा सच तारा की नियति कथा के बहाने देश के विभाजन का वृत्तांत है या देश विभाजन के परिणाम स्वरूप तारा की नियति। उपन्यास में तारा स्वयं कहती है, मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई। तो फ्रेंड्स, ये था उपन्यास यशपाल का झूठा सच, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि 2 भागों में है और दोनों भाग भी आपको बता दिए, दोनों भागों के नाम बता दिए। देश और वतन बताया था पहला भाग, और दूसरे का नाम मैंने आपको बताया था। पहले इस भाग में जो है देश की विभाजन की स्थिति बताई गई है कि क्या क्या हुआ था, और दूसरे भाग में देश का भविष्य है कि देश का भविष्य बाद में क्या हुआ आज़ादी के बाद और उससे पहले क्या था। तो 1958 में तो उन्होंने वतन और देश के नाम से देश का विभाजन के बाद की स्थिति बताई थी। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो देश का भविष्य नाम से उसके 1960 में जो प्रकाशन हुआ उसके बारे में बताया था कि देश का भविष्य आज़ादी के बाद कैसा था, क्या था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज मैंने आपको उपन्यास झूठा सच करा दिया है, और अब मैं इसकी आलोचना जिन्होंने की है मैं 2 बता देती हूँ आपको फ्रेंड्स। इस तरह से कईयों ने किया, लेकिन मैं आपको 2 बता देती हूँ जो मेन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा है और नेमीचंद जैन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो है यशपाल के घोर विरोधी के रूप में माने जाते हैं, परंतु उन्होंने संभवतः सबसे पहले यह घोषित कर दिया था कि झूठा सच यशपाल जी के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है। उनकी गिनती हिंदी के नए पुराने श्रेष्ठ उपन्यासों में होगी। दूसरे नेमीचंद जैन है। इन्होंने इस उपन्यास पर अनेक आरोप लगाते हुए यह निष्कर्ष दिया था कि हिंदी उपन्यास साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में होने पर भी झूठा सच अंततः आत्यांतिक सार्थक के स्तर को छूने में असफल ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स, ये उपन्यास कंप्लीट हो गया है। आज मैंने आपको एक उपन्यास और कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा उपन्यास लेंगे हम। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और
मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको सारे वीडियो मिलेंगे, नहीं तो आप उनको ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिल पाएंगे। और अगर आप वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको ये जो है वीडियो लाइन वाइज लाइन सारे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और वो लाइन वाइज लाइन आप आराम से पढ़ते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि नज़दीक आ रहा है पेपर, 40 दिन रह गए हैं ओनली पेपर की फ्रेंड्स। और होली आ रही है बीच में, होली में आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे। इससे मैं कहती हूँ जितना भी समय आपको मिलता है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और पूरे ध्यान से पढ़िए। चलिए फिर दोबारा मिलते हैं, सी यू अगेन, तब तक के लिए बाय।